नमस्कार, मैं हूं शिवनाथ झा, आर्यावर्त इंडोनेशिया.com के यूट्यूब चैनल अखबार वाला से। चंद्रयान पे भारत का पहुंचना अपने आप में एक उपलब्धि है। भारत में महिला आरक्षण की बात चाहे जितनी भी की जाए, राजनीतिक पार्टियां इन महिला आरक्षण के नाम पे जितनी राजनीति करें, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाओं ने, खास करके महिला वैज्ञानिकों ने, इसरो के महिला वैज्ञानिकों ने यह विश्व को साबित कर दिया है कि महिलाएं चंद्रमा पे पहुंच सकती हैं और महिलाएं चंद्रमा पे पहुंचकर दिखा दी। भारत के आवाम में करीब 144-45 करोड़ के आवाम में महिला का जो योगदान रहा है, यह योगदान अक्षुण्ण है। शायद इस योगदान को तोड़ने के लिए आज ही नहीं, आने वाले दिनों में भारत के पुरुषों को बहुत ही अधिक मशक्कत करना पड़ेगा। यह सच है। सुनने में यह बात पुरुषों को अच्छा लगे अथवा नहीं लगे, लेकिन हकीकत यह है कि महिलाएं चंद्रमा पे पहुंचकर, या महिलाओं के नेतृत्व में चंद्रयान 3 चंद्रमा पे पहुंचकर अपने आप में एक इतिहास रचा है। यह भी बात अब महिलाओं को सोचना पड़ेगा कि अपनी उनकी जो ताकत है, उस ताकत को किस तरह प्रदर्शित करें। लेकिन कॉनॉट प्लेस के एरिया में सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों महिलाएं आती हैं घूमने के लिए। मैं कई महिलाओं से पूछा चंद्रयान के बारे में, उसमें जो महिला वैज्ञानिक हैं उनके बारे में, कितनी संख्या में महिला वैज्ञानिक इसमें हैं उनके बारे में, हम कब चंद्रमा पे पहुँचे उसके बारे में, महिलाओं की ताकत के बारे में। लेकिन यह बहुत ही दुखद संकेत है कि महिलाएं इस क्षेत्र में उत्तर नहीं दे सकी। यह दुखद है। हम भले यह दावा कर लें कि महिलाएं एट पार हैं पुरुषों से, यह सही है। एट पार नहीं, वो एक्सेल भी कर सकती हैं या की हैं। चंद्रयान 3 की यात्रा या चंद्रयान 3 का सफल नेतृत्व महिलाओं ने दिया है। यह मैं ही नहीं, पूरा राष्ट्र के प्रधानमंत्री, राष्ट्र के राष्ट्रपति या जितने भी पूरे विश्व के लोग हैं इस बात को मानते हैं कि भारत के महिला वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 पर जाकर अपना नेतृत्व दिखा। We are in the power descent phase and we are in the rough braking phase, which is the first phase of the power descent. We have currently traveled a downrange of 697 kilometers, and the downrange that has to be traveled during this phase is 713.5 kilometers. जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी लगभग 720 मीटर प्रति सेकंड हो गई है। लगभग हम ये कह सकते हैं कि 900 मीटर प्रति सेकंड वेलोसिटी को कम किया जा चुका है। At the same time, we can see the altitude of the lander is just 17.8 kilometer from the moon surface, which is going to be around 7.4 at the end of the rough braking phase. इस फेज के बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द एटीट्यूड होल्ड फेज। चंद्रयान 3 की सफल यात्रा के बाद भारत की महिलाओं के चेहरे पे, खास करके जो शहरों में रहती है, खुशी दिखती नहीं है, क्योंकि उन्हें ज्ञान का अभाव है। टेलीविज़न देखते नहीं हैं, अखबार पढ़ते नहीं हैं और इंटरनेट पे जो सूचनाएं हैं, जो जानकारियां हैं, उसे देखते नहीं। मैं बहुतों से पूछा कि चंद्रयान के बारे में, महिलाओं के योगदान के बारे में, महिला निदेशकों के बारे में, महिला वैज्ञानिकों के बारे में, लेकिन सभी दांत निपोड़ दिए कि सभी के सभी नहीं बता पाए कि आखिर महिलाओं का योगदान क्या रहा है।
भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम डॉक्टर विक्रम भाई साराभाई की कल्पना है, इस बात को हम इनकार नहीं कर सकते हैं। विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी कहा जाता है, वे वैज्ञानिक कल्पना एवं राष्ट्र नायक के रूप में माने जाते हैं। 1957 में स्पुतनिक के प्रक्षेपण के बाद उन्होंने कृत्रिम उपग्रहों की उपयोगिता को भांपा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने भारत के भविष्य में वैज्ञानिक विकास को अहम माना, 1961 में अंतरिक्ष अनुसंधान को परमाणु ऊर्जा विभाग की देखरेख में रखा। परमाणु ऊर्जा विभाग के निदेशक होमी भाभा, जो भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं, 1962 में अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसमें डॉक्टर साराभाई को सभापति के रूप में नियुक्त किया गया। We will be expecting sensor update from the laser and Ka band altimeters. We can see the visualization of the lander module moving towards the moon's surface. The current altitude is nearly 15.2 kilometers and the distance traveled is 754 kilometers. We can also see the image that the lander imager camera has been providing. जी हाँ, इस रफ ब्रेकिंग फेज के दौरान 800 न्यूटन के चारों थ्रोटल इंजन अपने कार्य को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं और लैंडर के हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को लगातार कम कर रहे हैं। अब तक लैंडर लगभग अपने 75 से 80% की यात्रा को पूरा कर चुका है। After the rough braking and the attitude hold phase, we shall be having the fine braking phase, which will continue for nearly 3 minutes. The whole phase is being driven by the autonomous landing sequencer and there is no intervention from ground. जी हाँ आरुषि, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करंट आल्टीट्यूड है चंद्रमा के सतह से लगभग 10 किलोमीटर के आसपास है। जी हाँ, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी का उत्साहवर्धन करने के लिए दक्षिणी अफ्रीका के जोहानसबर्ग से जुड़ गए हैं। Yes, we are privileged to have with us Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ, आप ये देख सकते हैं एल्टीट्यूड होल्ड फेज भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेज ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की शुरुआत हो चुकी है। अभी हम ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 5.6 किलोमीटर है, जो कि इस फेज के उपरांत लगभग 800 मीटर हो जाएगी। We can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally. And we are currently in the midst of the fine braking phase, which is going to continue for 3 minutes. And the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase. जी हाँ, जैसा कि आरुषि जी ने बताया कि लगभग 3 मिनट के उपरांत लैंडर की हाइट लगभग 800 मीटर वर्टिकली होगी और यहाँ पे लैंडर की हॉरिजेंटल वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी, इवन डाउन रेंज भी लगभग शून्य होगा। We can see the visual of the lander module and we can see that the down range traveled is nearly 831 kilometers.
जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई अब चंद्रमा की सतह से लगभग 3 किलोमीटर से कम हो चुकी है। We are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see. जापान और यूरोप को छोड़कर हर मुख्य अंतरिक्ष कार्यक्रम की तरह भारत ने अपने विदित सैनिक प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम को सक्षम कराने में पूरा योगदान दिया। कृत्रिम उपग्रहों के प्रक्षेपण में समर्थन बनाने का उद्देश्य हेतु 1962 में भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की स्थापना के साथ ही इसने अनुसंधानित रॉकेट प्रयोगों का प्रक्षेपण शुरू कर दिया, जिसमें भूमध्य रेखा की समीपता वरदान साबित हुई। जैसे जैसे भारतीय रोहिणी कार्यक्रम ने और अधिक संकुल और बृहदाकार रॉकेट का प्रक्षेपण जारी रखा, अंतरिक्ष कार्यक्रम बढ़ता चला गया और परमाणु ऊर्जा विभाग से विभाजित कर अपना अलग ही सरकारी विभाग दिया गया। परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत इनकोस्पर्ट कार्यक्रम ने 1959 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन किया, जो प्रारंभ में अंतरिक्ष मिशन के अंतर्गत कार्य करता था और बाद में जून 1972 में अंतरिक्ष विभाग की स्थापना की गई। उपग्रहों को भारत में लाने के फायदे को ध्यान में रखकर विक्रम साराभाई और इसरो ने मिलकर एक स्वतंत्र प्रक्षेपण वाहन का निर्माण किया, जो कृत्रिम उपग्रहों के कक्ष में स्थापित करने एवं भविष्य में बृहद प्रक्षेपण के निर्माण के लिए आवश्यक अभ्यास उपलब्ध कराने में सक्षम था। रोहिणी श्रेणी के साथ ठोस मोटर बनाने में भारत की क्षमता को परखते हुए अन्य देशों ने भी समानांतर कार्यक्रम के लिए ठोस रॉकेट का उपयोग बेहतर समझा और इसरो ने कृत्रिम उपग्रह के प्रक्षेपण की आधारभूत संरचना एवं तकनीकी का निर्माण किया। अमेरिका के स्कॉट रॉकेट से प्रभावित होकर वाहन को चतुर्स्तरीय ठोस वाहन का रूप दिया गया। इस दौरान भारत ने भविष्य में संचार की आवश्यकता एवं दूरसंचार का पूर्वानुमान लगाते हुए उपग्रह के लिए तकनीकी विकास प्रारंभ किया। भारत के अंतरिक्ष में प्रथम यात्रा 1975 में रूस के सहयोग से इसके कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण से शुरू हुआ। 1979 में नव स्थापित द्वितीय प्रक्षेपण स्थल सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से SLV प्रक्षेपण के लिए तैयार हो चुका था। द्वितीय स्तरीय प्रक्षेपण की असफलता के वजह से इसका 1979 में प्रथम प्रक्षेपण सफल नहीं हो पाया। 1980 तक इस समस्या का निवारण किया गया और भारत देश में प्रथम निर्मित कृत्रिम उपग्रह रोहिणी प्रथम प्रक्षेपण किया। कि सोवियत संघ के साथ भारत के बूस्टर तकनीक के क्षेत्र में सहयोग का अमेरिका द्वारा परमाणु प्रसारण नीति की आड़ में काफ़ी प्रतिरोध किया गया था। 1992 में इसरो और सोवियत संस्था लावास कोमस पर प्रतिबंध की धमकी दी गई। इन धमकियों के वजह से सोवियत संघ ने इस सहयोग से अपना हाथ पीछे किया। 1960 और 1970 के दशक के दौरान भारत ने अपने राजनीतिक और आर्थिक आधार के कारण स्वयं के प्रक्षेपण यान कार्यक्रम की शुरुआत की। 1960-70 के दशक में देश में सफलतापूर्वक साउंडिंग रॉकेट कार्यक्रम विकसित किया गया और 1980 के दशक में उपग्रह प्रक्षेपण यान 3 पर अनुसंधान का कार्यक्रम किया गया। इसके बाद PSLV, GSLV आदि रॉकेट को विकसित किया गया। यह वह परियोजना है जो उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए आवश्यक औद्योगिकी विकसित करने के लिए की गई थी। उपग्रह प्रक्षेपण यान परियोजना APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में की गई थी। उपग्रह प्रक्षेपण यान का उद्देश्य 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचना और 40 किलो के पेलोड के कक्ष में स्थापित करना था। इसी तरह ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो द्वारा विकसित एक 5 चरण ठोस ईंधन रॉकेट था,
यह पृथ्वी की निचली कक्ष में 150 किलो के उपग्रहों स्थापित करने में सक्षम था। इस परियोजना को भू स्थिर कक्षा में पेलोड करने की आवश्यकता प्रौद्योगिकियों के लिए 1980 के दशक के दौरान भारत द्वारा शुरू किया गया था। दस्तावेजों के अनुसार अंतरिक्ष में भारत की सबसे बड़ी कामयाबी इसरो ने एक साथ रिकॉर्ड 104 सैटेलाइट का प्रक्षेपण कर इतिहास रचा। इसरो के प्रक्षेपण यान PSLV 2017 में श्रीहरिकोटा स्थित अंतरिक्ष केंद्र से एकल मिशन में रिकॉर्ड 104 उपग्रहों की सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया था। जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 1 किलोमीटर के आसपास है। We are nearing the final phase of the power descent, which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase. जी हाँ, अब हम फाइन ब्रेकिंग वेव्स के एकदम करीब आ चुके हैं। हाँ, आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं कि हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम वर्टिकल डिसेंट फेज में आ चुके हैं, जिसकी शुरुआत भी बहुत ही अच्छे ढंग से हो चुकी है। Lot of applause indicates that till now the performance has been nominal. We are in the vertical descent phase 1. The altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface. जी, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि लैंडर का हाइट लगातार कम होता जा रहा है। इस समय हम लैंडिंग साइट के जस्ट ऊपर हैं और इस समय इसकी ऊंचाई लगभग 600 मीटर के आसपास है। इस फेज के दौरान लगभग 150 मीटर के ऊंचाई पे पहुंचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 22 सेकंड के लिए हॉवरिंग करेगा। We are above the landing site. The horizontal as well as the vertical velocity is now being constantly reduced. And the lander module has begun its descent towards the landing site. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये जो पथ निर्धारित किया गया है, लैंडर पूरी तरह से उसी को ही फॉलो कर रहा है। इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि हम लगभग 150 मीटर की ऊंचाई पे हैं चंद्रमा के सतह से। We are approaching the vertical descent phase 2, which will have the lander module hovering at nearly 150 meters above the lunar surface. जी हाँ, आप इस तालियों के गड़गड़ाहट को सुन सकते हैं, जो कि सेकंड हाइवरिक फेज के कंप्लीट होने के बाद इन सारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जा रही है। जी हाँ, आप अगर फिर से ध्यान से देखें तो एल्टीट्यूड पुनः कम होता जा रहा है। अभी हम लोग लगभग 135 मीटर की ऊंचाई पे हैं। The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site. As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander. अभी आप ये देख सकते हैं कि लैंडर की ऊंचाई लगभग 65 मीटर के आसपास बची हुई है। Currently, only 2 engines are now being fired, and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal. We were hovering, and now we are approaching the moon's surface. धीरे धीरे
लैंडर की वेगमान को कम किया जा रहा है और हम अब लगभग 50 मीटर से भी कम आ चुके हैं। We can see the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, who is here to encourage us, and he is critically looking at the visuals. जी हाँ, आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल People are applauding. Let लैंडर us all मॉड्यूल wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman ISRO, Shri S. Somnath. लैंडर मॉड्यूल पूरी तरह से सेफली और सॉफ्टली चंद्रमा के सतह पे लैंड हो चुका है। ये हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। बहुत ही उम्दा. The hard work of the entire ISRO community has come to fruition. 1962 में परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए एक राष्ट्रीय समिति का गठन और त्रिवेंद्रम के समीप थुम्बा में रॉकेट प्रक्षेपण स्थल के विकास की दिशा में पहला प्रारंभ किया गया। 1963 में थुम्बा में 21 नवंबर 1963 को पहले रॉकेट का प्रक्षेपण हुआ। फिर 1965 में थुम्बा में ही अंतरिक्ष विज्ञान एवं तकनीकी केंद्र की स्थापना हुई। 1967 में अहमदाबाद में उपग्रह संचार प्रणाली की स्थापना की गई। 72 में अंतरिक्ष आयोग एवं अंतरिक्ष विभाग की स्थापना हुई। 1975 में पहले भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट का अप्रैल 1975 को प्रक्षेपण हुआ। 1976 में उपग्रह के माध्यम से पहली बार शिक्षा देने के लिए प्रायोजित कदम उठाए गए। 1979 में एक सफल उपग्रह भास्कर 1 का प्रक्षेपण हुआ। रोहिणी उपग्रह का पहले प्रायोगिक प्रक्षेपण यान यानी SLV-3 की सहायता से प्रक्षेपण असफल रहा। 1980 में SLV-3 की सहायता से रोहिणी उपग्रह का सफलतापूर्वक कक्षा में स्थापना हुआ। 1981 में एम्पल नामक भूवैज्ञानिक संचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। यह नवंबर में भास्कर 2 का प्रक्षेपण था। 1982 में इनसेट 1A का अप्रैल में प्रक्षेपण और सितंबर में अक्रियकरण हुआ। 1983 में SLV-3 का दूसरा प्रक्षेपण हुआ। RSD-2 की कक्षा में स्थापना हुई और फिर इनसेट 1B का प्रक्षेपण हुआ। 1984 में भारत और सोवियत संघ द्वारा संयुक्त अंतरिक्ष अभियान में राकेश शर्मा का पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री बनना हुआ। आप एक चीज़ बताइए मुझे जी। चंद्रयान पे मैं कहानी कर रहा हूँ। चंद्रयान में महिलाओं का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। आप ये बताइए कि कितनी महिलाएं उस चंद्रयान में इस प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई थी? 53 अभी आप ही ने बताया मुझे। 53 महिलाएं और हेडेड बाय ऑलमोस्ट 7 और 8 डायरेक्टर्स। राइट, ठीक है। कहानी का पेग ये है कि मैं हिंदुस्तान में अभी अपनी दिल्ली में आज सुबह से तकरीबन सैकड़ों महिलाओं से पूछा हूँ कि चंद्रयान में महिलाएं की संख्या कितनी है। आप पहली महिला हैं जो इस बात को बताए। सवाल ये है कि अगर हम या खास करके जो महिलाओं की बात करेंगे, अगर नहीं जानते हैं महिला के ये जो एक्सेल हुआ है वर्ल्ड वाइड, तो हम तो रिजर्वेशन के लिए ही हमेशा लड़ते रहेंगे। सर इसमें तो मैं मतलब ये इट्स माय पर्सनल व्यू, सच कहूँ तो जो ये फीमेल्स है ना वो अपनी बाउंड्री से बाहर आना ही नहीं चाहती हैं। एक्चुअल थिंग इज़ दैट, क्योंकि वो चाहे रिजर्वेशन हो या फैमिली हो या स्टडीज़ हो, वो कहीं ना कहीं अपने आप को खुद ही बाउंड करके रखती हैं। जो भी आप सिनेरियो कह रहे हैं कि मुझे लेडीज़ का पता ही था, अब उन्होंने अपने आप को इतना हर चीज़ में बिजी कर लिया है कि वो शायद और चीज़ों की नॉलेज इन रखती हैं। बीइंग अ मैरिड, मैं खुद मैरिड हूँ, बच्चे, फैमिली, जॉब, अपनी ना एक दुनिया उसी में सिमेट के रख लेती है। खुद बाहर निकलना नहीं चाहती, अपने लिए नहीं करना चाहती हैं। तो जिस दिन कोई भी फीमेल जब अपने लिए जीना शुरू कर देगी ना, अब फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट बट साथ साथ अपने लिए जीना शुरू कर देगी, तो आई थिंक सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। जो ये रिजर्वेशन आता है ना, बस में रिजर्वेशन, मेट्रो में रिजर्वेशन, फीमेल्स के लिए सीट होती है, तो आई डोंट थिंक सो ये होना चाहिए अगर हम इक्वालिटी चाहते हैं खुद के लिए।
1987 में SLV का SROS-1 उपग्रह का प्रक्षेपण हुआ। फिर 1988 में भारत का दूसरा संवेदी उपग्रह IRS-1A का प्रक्षेपण हुआ। INSAT-1C का जुलाई में फिर प्रक्षेपण हुआ, नवंबर में परित्याग हुआ। 1990 में INSAT-1D का सफल प्रक्षेपण हुआ। फिर 1991 में अगस्त में दूसरा दूर संवेदी उपग्रह IRS-1B का प्रक्षेपण हुआ। इसी तरह 1992 में SROS-C के साथ SLV द्वारा तीसरा प्रक्षेपण मई महीने में हुआ। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीकी से बने उपग्रह INSAT-2A का सफल प्रक्षेपण 1992 में हुआ। 1993 में फिर INSAT-2B का जुलाई महीने में सफल प्रक्षेपण हुआ। PSLV दूर संवेदी उपग्रह IRSE-1E का दुर्घटनाग्रस्त होना थोड़ा दुखद घटना माना जाता है। 1994 के मई महीने में SLV का चौथा सफल प्रक्षेपण हुआ। फिर उसी 1995 में दिसंबर महीने में INSAT-2C का प्रक्षेपण हुआ। तीसरे दूर संवेदी उपग्रह का सफल प्रक्षेपण इसी महीने में हुआ था। फिर 1996 में तीसरे भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS-SP3 का PSLV की सहायता से मार्च महीने में सफल प्रक्षेपण हुआ। फिर 1997 के जून महीने में प्रक्षेपित INSAT-2D का अक्टूबर महीने में 1997 में जून महीने में प्रक्षेपित INSAT-2D का अक्टूबर महीने में खराबी हो गई थी। सितंबर महीने में PSLV की सहायता से भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS-1D का सफल प्रक्षेपण हुआ था। फिर 1999 में INSAT-2E और INSAT-2 क्रम की आखिरी उपग्रह फ्रांस से सफल प्रक्षेपण हुआ। भारतीय दूर संवेदी उपग्रह IRS-P3 श्रीकोटा परीक्षण में फिर सफल प्रक्षेपण किया। पहली बार भारतीय स्वदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण 1999 में हुआ। यह दक्षिण कोरिया के KITSAT-3 और जर्मनी के DCR ट्यूबसेट का सफल प्रक्षेपण माना जाता है। INSAT-3B 22 मार्च 2000 का सफल प्रक्षेपण हुआ। 2001 में GSLV D1 का प्रक्षेपण आंशिक रूप से किया गया। Talking about the Chandrayaan-3, तो ये जो हमारा विमेन का जो कंट्रीब्यूशन रहा है Chandrayaan-3 को मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए, तो ये जो लैंडमार्क विमेन ने क्रिएट किया है ना, तो उसको क्रॉस करने में मेल्स को काफ़ी टाइम लग जाएगा। 2002 में जनवरी महीने में INSAT-3C का सफल प्रक्षेपण हुआ। PSLV C4 का कल्पना 1 का सितंबर में सफल प्रक्षेपण हुआ। 2004 में GSLV एड्यूसेट का सफलतापूर्वक फिर प्रक्षेपण हुआ। 2008 में 22 अक्टूबर को चंद्रयान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। 2013 5 नवंबर को मंगलयान का फिर सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ। 2014 24 सितंबर को मंगलयान प्रक्षेपण 298 दिन बाद मंगल की कक्षा में स्थापित हुआ। भूस्तरीय उपग्रह प्रक्षेपण यान GSLV D5 का सफल प्रक्षेपण हुआ। ये था 5 जनवरी 2014। IRS-SB-1B 4 अप्रैल 2014 और साथ ही 1C 16 अक्टूबर 2014 का सफल प्रक्षेपण हुआ। GSLV MK-3 की सफलतापूर्वक उड़ान हुई। यह था 18 दिसंबर 2014। 2015 29 सितंबर को खगोलीय शोध को समर्पित भारत की पहली वेधशाला एस्ट्रोसेट का सफल प्रक्षेपण हुआ। फिर 2016 में 23 मई को पूरी तरह भारत में बना हुआ अपना पुनरुपयोग अंतरिक्ष शटल प्रमोचित हुआ। 2016 में 22 जून को PSLV C34 के माध्यम से रिकॉर्ड 20 उपग्रहों एक साथ छोड़े गए। 2016 28 अगस्त को वायुमंडल प्रणोदन प्रणाली वाला स्क्रैमेट इंजन का पहला प्रायोगिक परीक्षण सफल हुआ। 2016 में 8 सितंबर को स्वदेश में विकसित CUS का पहली बार प्रयोग करते हुए SLV F5 की सफलतापूर्वक उड़ान के साथ INSAT-3DR अंतरिक्ष में स्थापित किया गया। फिर 15 फरवरी 2017 को एक साथ 104 उपग्रह प्रक्षेपित करके विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 का सफल प्रक्षेपण हुआ और फिर 23 अगस्त 2023 से चंद्रयान-3 का सफल प्रक्षेपण और फिर हम उसी महीने अगस्त में चंद्रमा पे भारत विश्व के 199 देशों में
पहला देश जो चंद्रमा पे अपना आधिपत्य स्थापित किया। हमारे यहाँ कहा गया है, सृष्टि स्थिति विनाशाना शक्ति भूते सनातनी, अर्थात निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति ही है। आप सबने देखा है, चंद्रयान 3 में देश ने, हमारी महिला वैज्ञानिकों ने, देश की नारी शक्ति ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई है। चंद्रयान के अभियान में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो बधाई के पात्र हैं, विशेषकर महिलाएं साइंटिस्ट, इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मेरे ख्याल से 50 से ऊपर महिला साइंटिस्ट इस अभियान से जुड़ी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ महिलाओं को अपनी शक्ति का एहसास होना चाहिए और देश के उन्नति में मैक्सिमम जो है कंट्रीब्यूशन दें महिलाएं, ऐसा मेरा मानना है। 1963 से 2023 के बीच इसरो के जितने भी चेयरमैन बने, उन तमाम चेयरमैनों का भारत के स्पेस के मामले में, स्पेस विज्ञान के मामले में कितनी उपलब्धि है, कितना उनका योगदान है, यह कहना बहुत मुश्किल है। आज उन तमाम लोगों के योगदान के कारण ही हम विश्व में अपना नाम कमा पाए हैं, अपना नाम स्थापित कर पाए। 63 से 1971 तक 9 वर्ष के लिए इसरो के चेयरमैन थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। इनके बाद आए 1972 में MG के मेनन, ये सिर्फ 9 महीने के लिए थे। फिर तीसरे आए प्रोफेसर सतीश धवन, ये 1972 से 1984 तक थे, 12 साल। फिर आए प्रोफेसर US राव, 1984 से 1994 तक, 10 साल। फिर आए डॉक्टर K कस्तूरी रंगम, ये 1994 से 2003, 9 वर्ष के लिए। फिर G मधुवन नायर साहब, ये 2003 से 2009 तक, 6 साल के लिए। फिर आए डॉक्टर K राधाकृष्णन, ये 6 वर्ष थे, 2009 से 2014। फिर आए डॉक्टर शैलेश नायक, ये 2015 में सिर्फ 11 दिन के लिए थे। फिर AS किरार कुमार, ये 2015 से 2018, 3 साल के लिए। फिर 10वें बने डॉक्टर K शिवम, 2018 से 2022, 3 साल के लिए। और आज S सोमनाथ 2022 से अभी हैं, और S सोमनाथ के कार्यकाल में ही भारत चंद्रमा पे चंद्रयान 3 पहुंचाकर पूरे विश्व को एक कीर्तिमान स्थापित किया, पूरे विश्व में।